हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th वाले जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको पता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि एक स्पेसिफिक वीडियो उस पर होना चाहिए। तो फटाफट से देखते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। बेटा जल्दी से अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, तो जितना भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं, हम बेसिकली 5 लॉज पढ़ने वाले हैं, बट एग्जैक्टली क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा द एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड। आपको पता ही है कि जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, और ये कंबाइन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, एंड दैट इज ओनली द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि हम जो आपके एटम्स है वो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं और एक कोई नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं क्या कि यार एटम्स कैसे कंबाइन कर रहे हैं, किस प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं। अगर 1:2 प्रोपोर्शन में कंबाइन किया तो किस टाइप का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। इसमें हम 5 लॉज देखने वाले हैं। सबसे पहला जो लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि यार मास इज कंजर्व्ड। जो मास है वो ना ही क्रिएट किया जा रहा है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड। मास जो है ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर। वो होना चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। समझ गए? तो जो भी आपके रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास से मैच खाना चाहिए, मतलब दोनों का मास बराबर होना चाहिए। तो इससे हम क्या जान जाते हैं कि मास जो है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये वाला जो आपको लॉ है वो दिया था एंटनी लेवोसियर ने। ठीक है, किसने दिया था, ये दिया था आपको एंटनी, किसने दिया था आपको, ये एंटनी लेवोसियर ने। ठीक है, ये दिया था आपको एंटनी लेवोसियर ने। कौन सी ईयर में दिया था बेटा, ये आपको दिया था 1789 में। ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि जो मास है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू हुई, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट का मास है और आखिरी में जो प्रोडक्ट बना, उन दोनों का मास बराबर आना चाहिए। उन दोनों का मास क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो बेटा हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है, H2O। ठीक है, तो अगर मैं इसको हाइड्रोजन लिखूं सिर्फ H, तो देखो अब हमने हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स लिए, मैंने हाइड्रोजन का 2 ग्राम लिया बेटा, और ये मैंने ऑक्सीजन का 16 ग्राम लिया। ठीक है, और फाइनली जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो देखो हमारा कितना बन रहा है, 18 ग्राम्स बन रहा है। कितना बन रहा है, 18 ग्राम्स बन रहा है। तो जो हमारा रिएक्टेंट के साइड में प्लस कर दो इसको, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखो रिएक्टेंट की साइड भी मास कितना है, 18 ग्राम्स है, और प्रोडक्ट की साइड में मास कितना है, 18 ग्राम्स है। तो यही बोलता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सेकेंड वाला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। अ गिवन कंपाउंड मतलब कि जो 2 एलिमेंट से मिलके एक नया कुछ बढ़िया सा सब्सटेंस जनरेट हुआ है, दैट इज कंपाउंड। ठीक है, 2 एलिमेंट को मिलाया और हमने कंपाउंड बनाया, कुछ नया बना लिया हमने, 2 एलिमेंट को मिलाया और कुछ नया हमने बनाया, दैट इज नोन एज कंपाउंड। तो यार अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास बाय वेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने एक कार्बन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। अब मैंने इसको कंबाइन करके बनाया CO2। तो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, आपको CO2 का रेशो क्या मिलने वाला है। अगर मैं सिर्फ एलिमेंट की बात करूं, मैं एलिमेंट के रेशो की बात कर रही हूं, तो ये मिलेगा आपको 1:2 में, कि एक कार्बन कंबाइन किया, 2 ऑक्सीजन कंबाइन किया। लेकिन अगर मैं बाय वेट की बात करूं, ठीक है, कि हम बाय
वेट की बात करते हैं तो देखो कार्बन का 1 है ना, कार्बन 1 है तो इसका मास कितना हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन 2 है तो इसका मास हो गया बेटा 32। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, 2 यहाँ पे 2 16, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 3:8 के फॉर्म में। तो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ आपको CO2 जो है बाय वेट 3:8 के रेशो में ही मिलेगी। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, कोई सा भी बंदा, कोई सा भी इंसान अगर CO2 को एक्सहेल करता है, CO2 गैस, तो CO2 गैस का रेशो हमेशा 3:8 ही आएगा। ये बोला था किसने? जोसेफ प्राउस्ट ने। ये किसने बोला था बेटा? जोसेफ प्राउस्ट ने बोला था। यहाँ लिखते हैं, ये बोला था जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने बोला था कौन सी ईयर में? 1799 में। 1799 में बोला था इन्होंने कि यार कोई भी एक गिवन कंपाउंड है, कोई भी, देखो कंपाउंड है ना, ये H2O कंपाउंड है, HCl कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है, तो ये कोई भी कंपाउंड दे देंगे आपको अगर, तो इट विल कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मान लेते हैं पानी की बात करते हैं, H2O, तो बेटा आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, H2O का फॉर्मूला, मतलब H2O जो वाटर का फॉर्मूला है वो H2O ही रहने वाला है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर मैंने यहाँ का पानी पिया, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैम H2O ही रहेगा। अगर मैं दिल्ली चली गई तो वहां पे अगर मैंने पानी पिया तो क्या होगा? टेस्ट भले अलग हो जाएगा लेकिन उसका फॉर्मूला H2O ही रहने वाला है। मान लो इंडिया के बाहर चले गए, तुम चले गए अमेरिका, तो अमेरिका में जो पानी पियोगे क्या उसका टेस्ट बदलेगा? हाँ मैम, थोड़ा बहुत टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उसका फॉर्मूला H2O ही रहने वाला है। तो तुम दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, तुम समुद्र का पानी उठा लो, तुम अगर कोई भी लेक का पानी उठा लो, तुम बॉटल का पानी उठा लो, H2O ही रहने वाला है। इट मीन्स कि कोई भी कंपाउंड है, H2O क्या है बेटा? कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनाते हैं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है उनका बाय वेट, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलते हैं बेटा? देखो ध्यान से, व्हेन 2 एलिमेंट्स A एंड B, ठीक है, फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए A और B और वो क्या कर रहे हैं? कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, द मासेस ऑफ द एलिमेंट B that combines with a given mass of A are always in the ratio of small whole numbers। आप बोलोगे मैम यहाँ तक तो समझ में आया लेकिन उसके बाद पूरा सर के ऊपर से निकल गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझाती हूँ मैं। When 2 elements A and B combine, तो यार 2 एलिमेंट ले लिए, कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, इसने कंबाइन करके एक बार बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है बेटा? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। एक बार उन्होंने क्या किया? कंबाइन करके बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद बनाया CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या लिखा है मैंने? कार्बन ऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड, ये सही है, ठीक है, मोनोऑक्साइड। तो बेटा CO और CO2 बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दोनों एलिमेंट्स ने, एक कार्बन एक ऑक्सीजन ने, अलग अलग एलिमेंट्स ने। अब यहाँ पे देखो कार्बन का जो रेशो है, कार्बन का रेशो क्या है बेटा? यहाँ पे देखो 12 है ना, और यहाँ पे इसका देखो क्या है मैम? 16, सही है, मतलब कार्बन का मास कितना है? 12 है, ऑक्सीजन का कितना है मैम? 16 है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आ जाओ, कार्बन का कितना है मैम? 12 है, ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ पे 32 है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, ठीक है मैम, इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है? अभी हमको एक कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, उसका जो वेट है, उसका जो मास है, उसको कांस्टेंट रख दो, उसको क्या कर दो? उसको कांस्टेंट कर दो। यहाँ पे एक बार फिर से लिखती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कार्बन का ले लिया, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 32 है। तो अब हम क्या करेंगे? कार्बन का और ये वाले कार्बन का जो मास है उसको फिक्स कर देंगे। हमने उसको फिक्स कर दिया, हमने उसको छेड़खानी नहीं करी, उसको एकदम फिक्स कर दिया। उसको क्या किया है? फिक्स कर दिया। और जो दूसरे उसके बगल वाले जो भी है, पड़ोसी हैं, कौन? ऑक्सीजन और ये O2, इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे, ठीक है। क्या किया हमने ये वाला जो कांस्टेंट है, आप बोलोगे मैम कार्बन का ही क्यों लिया है? क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट है ना, देखो इसका भी 12 है,
इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, तो दोनों को मैंने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट ले लिया, और बाकी 16 और 32 बचे, इनका मैंने क्या किया, रेशो निकाला, तो ये कितना आया, स्मॉल होल नंबर्स में आएगा। तो जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जब भी हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जो भी एलिमेंट है उसका मास फिक्स कर देते हैं, उसका मास हमने फिक्स किया, और जो दूसरे एलिमेंट है उनका रेशो निकाल लेते हैं, तो वो रेशो स्मॉल होल नंबर्स में आता है। ठीक है, समझ गए? फिर से बता रही हूं मैं कि जब भी हम दो एलिमेंट को लेंगे और दो एलिमेंट मिलके नया कोई कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट मिलके नया कोई कंपाउंड बनाते हैं, दो अलग अलग, एक बनाया CO, एक बनाया CO2, अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे, जैसे कि हमने कार्बन का मास फिक्स कर दिया और दूसरा एलिमेंट मतलब कि ऑक्सीजन का मास लिया और उसका रेशो कर दिया, तो वो स्मॉल होल नंबर्स में आएगा। किस में आएगा? स्मॉल होल नंबर्स में आएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और ये किसने दिया था हमको? ये दिया था हमको जॉन डाल्टन ने। ये हमको दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिया था हमको 1803 में। ठीक है, ये हमें दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। क्लियर है? दिस वाज अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये क्या बोलते हैं? द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैसेस कंबाइन करती हैं और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, जब वो प्रोड्यूस होती है, कंबाइन करती हैं, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आप बोलोगे मैम ये भी समझ नहीं आया, तो यहाँ पे ध्यान दो, हमने लिया बेटा H2, हमने लिया O2 और हमने बनाया H2O। ठीक है, इसको अगर मैं बैलेंस आउट करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, गैसियस फॉर्म में लिया, ये दोनों ही गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके क्या बनाती हैं? वाटर मॉलिक्यूल बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना रही हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं तुमको? 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है ना ऑक्सीजन, उसका हाइड्रोजन का। यहाँ पे मैम, यहाँ पे 1 वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ पे 2 वॉल्यूम है। समझ गए? यहाँ पे क्या है? 2 वॉल्यूम है। किसका लिया मैंने? यहाँ देखो, ये 2 लिखा है ना, आगे वो लिखा है मैंने, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। ओके, अब मान लेते हैं कि एक वॉल्यूम में, मैं बोल रही हूँ कि बेटा एक वॉल्यूम मान लेते हैं 50 ml है। एक वॉल्यूम कितना है? 50 ml है। 1 वॉल्यूम 50 ml का, कुछ भी ले सकते हो, कोई सा भी 20 ml ले सकते हो, 10 ml ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि एक वॉल्यूम 50 ml का है। तो देखो, एक वॉल्यूम 50 ml का है, मतलब O2 जो है 50 ml का है। तो अगर 1 वॉल्यूम में 50 ml है तो 2 वॉल्यूम में कितना होगा? 100 ml। 2 वॉल्यूम में कितना होगा? 100 ml। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम ये 100 + 50 150 क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये 100 + 50 150 क्यों नहीं हुआ? तो बेटा ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम सबका इंडिविजुअल वॉल्यूम देख रहे हैं, हम प्लस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको ऐड करके नहीं कर रहे हैं, हम इसका अलग वॉल्यूम देखेंगे, इसका अलग देखेंगे, इसका जो ये आपका मॉलिक्यूल बना है, जो कंपाउंड बना है, इसका अलग वॉल्यूम देखेंगे। समझ गए? इसलिए 150 नहीं आता, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 100 ml लिखा है। कितना लिखा है? 100 ml, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल्यूम थे ना। अगर एक वॉल्यूम में 50 ml है तो 2 वॉल्यूम में कितना होगा? 100 ml होगा। तो यही बोला है किसने? Gay-Lussac ने, कि द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, देखो ये गैसेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, वो कैसे करते हैं ऐसे? दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? इसका रेशियो हो जाएगा 2:1:2। ठीक है, 2:1:2। इसमें कंबाइन करेंगे और ये केमिकल रिएक्शन होगी। इस रेशो में कंबाइन करेंगे 2:1:2 में, और तब जाके एक ये वाली केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये बोला था किसने? Gay-Lussac ने। ये किसने बोला था? Gay-Lussac ने बोला था। ठीक है, ये दिया था लॉ किसने? Gay-Lussac ने दिया था। ये लॉ दिया था Gay-Lussac ने इन द ईयर 1808। ठीक है, क्लियर है? दिस वॉज अबाउट द Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब बात करते हैं एवोगैड्रोज लॉ की। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला?
in 1811, ठीक है, he proposed that equal volume of all the gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने चिंटू बनाया, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था ये, यहाँ पे मैंने चिंटू बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने चिंटू के हाथ में बलून पकड़ा दिए, चिंटू के हाथ में 3 बैलून है बेटा, चिंटू के हाथ में क्या है, 3 बैलून है, एक बैलून जो है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन, एक बैलून है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा बैलून है दैट इज ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास एक तीसरा बैलून है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 3 बैलून है इसके पास, 3 बैलून है किसके पास, चिंटू के पास, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये नाइट्रोजन का है, ओके, एंड तीनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, इन तीनों का साइज जो, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए, सबका साइज सेम है बेटा ऑलमोस्ट, ठीक है, सबका साइज क्या है, सेम है ऑलमोस्ट, तो अगर साइज सेम है तो क्या होगा मैम, वॉल्यूम भी सेम होगा, देखो सेम साइज के फुलाए हमने, सेम साइज के इसको ब्लो किया है, तो अगर सेम साइज है इसका मतलब क्या हुआ, सेम वॉल्यूम है, ये तीनों बैलून्स का क्या है बेटा, सेम वॉल्यूम है, ठीक है, सेम वॉल्यूम है, सेम साइज के है ना ये तीनों, तो सेम वॉल्यूम है तीनों का, ओके, अगर इन तीनों का वॉल्यूम सेम है इसका मतलब ये कि इन तीनों में होंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन तीनों में होने वाले हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ गए, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इस वाले बैलून में 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें भी होंगे 10 मॉलिक्यूल्स, इसमें भी होंगे 10 मॉलिक्यूल्स, तो सब में तीनों में होने वाले हैं क्या, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इन तीनों का वॉल्यूम सेम है, और अगर किसी भी गैसेस का वॉल्यूम सेम होता है तो हम ये बोलेंगे कि उसमें सेम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस का वॉल्यूम सेम था, सेम साइज के थे ना, तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि यार इसमें इन तीनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तीनों में ही 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तीनों में ही क्या है, 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आ गया, तो हमारे एवोगैड्रो ने यही बोला कि यार इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस बट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होने वाले हैं, समझ गए, तो ये था आपका एवोगैड्रोज लॉ, दिस वॉज अबाउट द एवोगैड्रोज लॉ। आई होप आपको ये 5 लॉ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं तो जल्दी से वीडियो को करेंगे लाइक, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको ये सारे लॉज समझ में आए हैं कि नहीं। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि तत्व बुक फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आ चुकी है, इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही बेटा अगर आपको नीव बैच में एनरोल करना है तो आप नीव बैच में जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हो। यहाँ देखो प्राइम बैच, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस बैच, और इसी के साथ आपको शौर्य बैच भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ और एनरोल कर लो। मौर्य बैच की बात करूँ तो यार मौर्य बैच है फॉर सीईटी स्टूडेंट्स, इसकी प्राइस आपको यहाँ दी गई है, इसमें जाके भी आप एनरोल कर सकते हो अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। और एक आईवीएससीटी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंस्टेंट वेदांत स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, तो अगर आपको ये टेस्ट देना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप जब ये टेस्ट देंगे और आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। साथ ही बेटा ये देखो वेदांतों के बहुत शानदार रिजल्ट्स ऑफ नीट के देख सकते हो, जेई की देख सकते हो, जेई मेंस, एडवांस ये, और उसके साथ आप क्लास 10th का देखोगे रिजल्ट, क्लास 12th का रिजल्ट देख रहे हो, और वेदांतु के बहुत ही सारे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं ये। इसी के साथ वेदांतु का आप ऑफलाइन सेंटर्स देखोगे तो पुणे में आपको मिल जाएंगे पीसीएमसी, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में, और महाराष्ट्र में मिलेंगे आपको अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हो। तो है ना ये एकदम बहुत सही वाली बात। तो जल्दी से जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपको ये 5 लॉ समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को करेंगे लाइक। मिलेंगे अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।